दर्शन की बेला ये मौसम रास रचाने। किसी भी भाषा के बारे में, उसकी समृद्धि के बारे में इस बात से पता चलता है कि उस भाषा में पृथ्वी की, मानवता की, अनादि अनंत से जो भी चीज़ें हुई उनकी, अंतरिक्ष और जो भी, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी उस भाषा में हो उतनी ही भाषा समृद्ध हो जाती है। साहित्य होता है, उपन्यास होते हैं, काव्य होते हैं, विज्ञान पे किताबें होती है, भूगोल पे किताबें होती है, फिजिक्स पे, जो दुनिया में है कितना अधिक से अधिक किसी भाषा में है वो भाषा उतनी समृद्ध हो जाती है। हिंदी साहित्य के संदर्भ में जब हम बात करें तो हिंदी के बारे में हम कह सकते हैं कि कितने पुराण हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, ज्योतिष पे अद्भुत किताबें हैं, दर्शन पे अद्भुत किताबें हैं, साहित्य भी अद्भुत है, काव्य भी अद्भुत है, तो बहुत कुछ। हाँ, विज्ञान और जो आधुनिक खोजों इसके मामले में हिंदी थोड़ी पीछे रह जाती है, कोई क्षेत्र में ज़्यादा काम नहीं हुआ। जो भी उपलब्ध है वो ज़्यादातर अनुवाद है। साहित्य का तो एक ही नोबेल प्राइज हमें मिला, मतलब कोई बहुत बड़े साहित्यकार भी बहुत नहीं हुए। विश्व स्तर के अगर साहित्य की हम बात करें उसमें भारत, हिंदी साहित्य पिछड़ जाता है। फिर उसके बाद में चूंकि बहुत हमने खोजें नहीं की और नहीं हमारे को साहित्य को कैसे समृद्ध किया जाए उसके लिए कोई योजना है, सरकारी कोई सपोर्ट है, तो जितना हो सकता है अनुवाद भी देखो तो आपको कोई बहुत उल्लेखनीय अनुवाद नहीं मिलते हैं। विश्व की उत्कृष्ट कृतियों के आप अनुवाद देखने जाओ तो बहुत अच्छे अनुवाद हिंदी में नहीं मिलते हैं। तो इन अर्थों में कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य में कई चीजों में कमी रह गई और उसके लिए निश्चित रूप से जो साहित्य से जुड़े लोग हैं उनकी भी एक जवाबदारी तो है। निश्चित सरकार की भी जवाबदारी है कि किसी तरीके का कोई सपोर्टर, किसी तरीके का कोई समर्थन नहीं ले दे के सालों पुराने 1-2 पुरस्कार है वही पुरस्कार मिलते रहते हैं, छोटे मोटे दूसरे कोई पुरस्कार हो या कुछ संस्थाएं या लोग अपने अपने स्तर पे कुछ करते हो। साहित्य के लिए, एक भाषा के लिए जो कुछ किया जाना चाहिए वो उतना नहीं होता है। मैं एक बड़े से बड़ा उदाहरण देता हूं। ओशो जैसा व्यक्ति, इस मानवता का सर्वाधिक महान मनीषी, हिंदी साहित्य में सालों तक बोले। वो भक्तों पे बोले, वो उपनिषद पे बोले, वो सांख्य पे बोले, वो तंत्र पे बोले, वो योग पे बोले और साहित्य पे बोले, दर्शन पे बोले और दुनिया के संदर्भ में जितनी खोजें उसके बारे में हिंदी में वो बोले। और कई चीजें जो आज खोज हो रही है वो हजारों साल पहले किस तरीके से थी उन सब का संश्लेषण भी किया। ऐसा अद्भुत काम किसी भाषा में किसी व्यक्ति ने किया हो, मुझे कोई बता दे उसका कोई एक उदाहरण हो दुनिया की किसी भाषा में। मेरे एक हिंदी के प्रोफेसर थे, उनने जब गीता पे ओशो की किताब पढ़ी तो मेरे को हंस के कहने लगे कि आज अगर कृष्ण खुद आ जाए और वो ये किताबें पढ़े तो लगे करे क्या ये सब बातें मैं बोला था क्या। ऐसे अनूठे और इतने गहन अर्थ लेके आए ओशो, जो हमारे कई भक्त हुए हैं जिनके बारे में ज्यादा जानकारियां भी नहीं थी, सहजो, दादू, रजब, सुंदरदास, बहुत लोगों को तो पता नहीं था। और उनके वचनों पर जो आज की भाषा में ओशो ने अभिव्यक्ति दी, और फिर उसी के बाद में
उनका हिंदी की अभिव्यक्ति, मैंने एक से एक साहित्यकार पढ़े हैं, मतलब कह सकता हूँ कि बहुत बड़ा मैंने हिंदी साहित्य, जो ओशो की अभिव्यक्ति वो अनूठी है। इतना काव्य, ऐसा प्रवाह, ऐसा उसमें लचीलापन, ऐसा उसमें सौंदर्य और उसमें कांता मुझे तो कहीं नहीं दिखाई देती। फिर उसके बाद में आप देखो ओशो के साहित्य में हास्य, और हास्य भी कितना उत्कृष्ट, कितना सकारात्मक और कितना चोट करने वाला। हंसते हंसते ओशो हमारी कितनी ही तरीके की चीजों को उगाड़ उगाड़ के रख देते हैं। फिर व्यंग, मैंने एक से एक भारत के व्यंगकारों को पढ़ा है, लेकिन ओशो के व्यंग आप देखो, मैं तो कहता हूं कभी अलग से इस पे काम किया जाना चाहिए। ओशो के व्यंगों के ऊपर वो जिस तरीके से बोलेंगे, जैसे शब्दों को वो इधर से उधर ले जाएंगे, जैसे वो थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे, और व्यंग की बात ये होती है कि लगता है कि वो तारीफ की जा रही है, लेकिन अंदर से उसके ऊपर चोट की जाती है। और कितने ही अवसरों पर ओशो ने इन सब के ऊपर करारे व्यंग किए, करारे व्यंग किए। फिर उसके बाद में आप कितने सारे बड़े महान शायरों को, कवियों को, उनको उद्धृत किया, महान विचारकों के विचारों को उद्धृत किया, उनकी कहानियां, उनके किस्से, उनकी बातें। आप ओशो का हिंदी साहित्य पढ़ते हैं यानी पूरी दुनिया का ज्ञान आपको उपलब्ध हो जाता है, जो दुनिया में हुआ होगा। चाहे रशियन कोई महान उपन्यासकार हैं, चेखव और गोर्की और टॉल्स्टॉय, और आप चाहे वो D.H. लॉरेंस और नीत्शे, और किसका नाम लीजिए, उन सब के बारे में ओशो बैठ के बता रहे हैं। इतने विस्तार से किसी भाषा में एक व्यक्ति ने इतना अद्भुत काम किया हो, मैं नाम तक भी याद नहीं आता दूर दूर तक। मैं साहित्य की तरह से कह रहा हूं, भाषा की तरीके से कह रहा हूं कि ओशो ने हिंदी भाषा को कितना योगदान दिया। हाँ, ओशो के बोले हुए अंग्रेजी भी जब हिंदी में अनुवाद होते हैं तो उस समृद्धि में और 4 चांद लग जाते हैं, और वो भी अनुवाद धारा प्रवाह हो रहे हैं। तो आज चाहे बात मनोविज्ञान की हो, चाहे दर्शन की हो, चाहे ध्यान की हो, मन के अचेतन तलों की हो, चाहे हमारे कई तरीके के रोजमर्रा की जो समस्याएं होती हैं उनके ऊपर हो, संबंधों के ऊपर हो, खाने पीने की चीज़ों पे हो, अर्थव्यवस्था पे हो, राजनीति पे हो, समाज, किस विषय पे ओशो ने ना बोला हो। और आप देखते हैं हिंदी साहित्य में ओशो के इतने महान योगदान का कभी कोई जिक्र भी होता है? ये कथित जो साहित्यकार हैं, ये कथित जो आलोचक हैं, मैं नाम भी ले सकता हूँ ऐसे लोगों के, या जो पत्रकार हैं, जो स्तंभकार हैं, कभी ओशो के इस योगदान पे किसी ने बात भी की? ऐसा विशाल साहित्य हिंदी जगत में किस एक लेखक का इतना साहित्य उपलब्ध है, मुझे बता दे कोई। है थोड़ी सी किताबें, मुंशी प्रेमचंद की बहुत सारी किताबें हैं, या और भी उपेंद्र नाथ अश्क और इस तरीके से हैं जिनके कुछ ग्रंथ उपलब्ध हैं, लेकिन उसमें भी आप एक चीज़ देखेंगे कि बहुत दोहराव है उनमें, और इतना विराट ज्ञान नहीं है। दुनिया भर की जो उत्कृष्ट जानकारी है वो उसमें नहीं मिलेगी। मैं तुलना किसी से नहीं करूं, करना भी नहीं चाहिए। और फिर ओशो जब सूत्रों पे बोलते हैं, या कई बार कवियों पे बोलते हैं, उनकी कविता पे बोलते हैं, या गालिब पे बोलते हैं, या फिर और उनके जो वो अर्थ देते हैं, क्या ऊंचाई वो देते हैं जब वो अर्थ देते हैं। हो सकता है कि खुद कवि ने भी इस तरीके से कभी नहीं सोचा होगा, जैसा ओशो अर्थ निकाल के लाते उन बातों में से। इतना कुछ शोध के लिए है ओशो के साहित्य में,
हजारों सालों तक मनुष्यता को उस पर काम करते रहेंगे तो भी कितनी चीजें बची रह जाएंगी। मेरा आज का एकमात्र जो मूल विषय है बोलने का, हिंदी साहित्य में इतने बड़े योगदान के लिए क्या कभी भारत के साहित्यकारों ने ओशो को याद भी किया? हाँ, इक्के दुक्के इधर उधर कुछ बातें कभी सुनने में आती, लेकिन इतना बड़ा योगदान एक भाषा को, अगर कल्पना करो कि दुनिया के किसी अच्छे समझदार विकसित साहित्यकारों के देश में ये होता, तो क्या वो लोगों ने ऐसे व्यक्ति को सिर पे नहीं उठा लिया होता कि जिस व्यक्ति ने अपने उनके साहित्य को इतनी ऊंचाई दी, इतनी समृद्धि दी। और सरकारें ऐसा अद्भुत मनीषी, और ये कारण होते हैं कि कोई भाषा विश्व की प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाती है। हिंदी पिछड़ रही है, पिछड़ गई, क्योंकि प्रतिभा का सम्मान ही नहीं हुआ, स्वीकार्य नहीं हुआ। मैं अभी कुछ दिन पहले फेसबुक पे एक सज्जन को ब्लॉक कर चुका हूँ। वो कोई प्रोफेसर रहे होंगे और कोई किताब भी लिखी उनने, और फिर ओशो पे उनके आलेख आ रहे थे। वो पता नहीं कैसे कैसे अर्थ ले रहे थे और दे रहे थे। वो तो कोई बात नहीं, करना चाहिए, हर व्यक्ति को अपने ढंग से देखने में कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन जब मैंने उनके कुछ लिखे पे प्रश्न किए, और मेरे बहुत जेन्युइन प्रश्न थे, क्योंकि ओशो पे जब आप कुछ लिख रहे हो और अगर कोई जानकारी टूटी फूटी है या आप अर्थ का अनर्थ कर रहे हो और मैं उसको रेखांकित कर रहा हूँ और बता रहा हूँ कि ऐसे, और उस व्यक्ति ने स्वीकारा भी, लेकिन फिर वो अंदर का जो छोटा अहंकार है आहत हो गया। अब बात होनी चाहिए कि वाद विवाद हो, और उनने बोला भी कि आपसे संवाद हो सकता है, लेकिन टाइम फिस गया संवाद होना तो दूर, मेरे उठाए प्रश्न गए पानी में, और ले बैठे वो मेरे पे चोट करने के लिए, मेरा अपमान करने के लिए। ये मनोदशा है। ये मनोदशा है कि अरे भाई, ओशो कितनी खूबसूरत बात बोलती है, विचार विमर्श तो होना चाहिए, अंततः तो सत्य जीत है, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? हो सकता है कि मैंने जो कहा, मेरा कहा इतना सही नहीं था या पूरा ही गलत था, साबित करते, मेरे से संवाद करते, मैं जो प्रश्न उठा रहा था उनके जवाब देते। लेकिन यही हालत पूरे भारत के इन कथित साहित्यकारों की है, जिनने हिंदी भाषा को एक तरीके से पूरी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में हाशिए में डाल दिया। कोई ऐसी उत्कृष्ट कृति मेरे सुनने में ही नहीं आती है कि कभी हिंदी साहित्य में कुछ हुई हो। हिंदी भाषा की जो दुर्दशा आज हो गई है, सिर्फ एक नोबेल प्राइज, इतनी पुरातन भाषा, संस्कृत से निकली हुई भाषा, इसके लिए जिम्मेदार तो साहित्य से जुड़े लोग ही है ना। और फिर आप अगर विश्व के साहित्य की तुलना में देखो तो हिंदी का सृजन तो उतना आसपास भी नहीं आता। ओशो ने जब बुक्स आई हैव लव्ड का पूरा एक श्रृंखला दी तो उसमें हिंदी की एक किताब का जिक्र किया उन्होंने, वो भी प्रथम 50 में तो आई नहीं, दूसरे 50 में नदी का द्वीप जो अगेर जी की है उसका जिक्र किया। इतना महान मनीषी, चिंतक, विचारक
हिंदी साहित्य में से कोई ऐसी कृति नहीं ढूंढ पाया जिसका वो जिक्र करे। अपवाद स्वरूप एक का जिक्र किया भी तो वो अपवाद स्वरूप ही है। अगर ये जो कुंठित छोटी छोटी चीजों पे अहंकार को खड़ा करके बैठे हुए लोग साहित्य में रहेंगे तो वो साहित्य और वो भाषा समृद्ध नहीं हो सकती। ओशो जैसे अद्भुत चिंतक की, संबुद्ध की ऐसा विराट काम हिंदी में और निश्चित रूप से इस मामले में अगर मैं सरकार को और साहित्यकारों को एक तरफ रखूं तो ओशो के सन्यासियों में भी मुझे कोई नहीं दिखता। ओशो की इस विराट विरासत के ऊपर किसी को मैंने कभी बोलते भी नहीं देखा, लिखते भी नहीं देखा। अरे कम से कम हम अपने अपने मंचों से तो आवाज उठाएं। लेकिन ये जबलाधारी मालाधारी जो कुर्सियों पे बैठ के धक्के दे रहे हैं, ऐसे फूहड़ और मूड और रिंग मास्टर और लट भारती और देवदत्त ओशो के महान कार्य के ऊपर गंदगी डालते हैं। ये दमित काम के छोटे छोटे कोटेशन ला के फेसबुक पर सोशल साइट्स पे डालते रहते, जैसे को सो तो सेक्स के ही सब कुछ रहे हो। अरे सेक्स से ओशो का लेना देना क्या है यार। या फिर तो मैं ये भी कहूँगा कि ये जो मूडों की जमात ओशो के पीछे खड़ी हुई ना, इसने भी ओशो के विराट रूप को कई आयामों से आहत किया है। तो सरकार, साहित्यकार और ये लट्ठ भारती, रिंग मास्टर और देवदत्त और ये कुर्सियों पे बैठ के धक्के देने वाले जबलाधारी और मालाधारी, ये सब कहीं न कहीं नुकसान करते हैं और कहूँ बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। मेरा मन है कि हिंदी साहित्य में ओशो के योगदान पर एक पूरी श्रृंखला अब मैं दूँ, जिसमें ओशो के हिंदी साहित्य में जो योगदान है उसमें उनके जो भी सृजन है, उनके व्यंग पे, उनके हास्य पे, उनके दर्शन पे, उनके विचार पे, उनके साहित्य के ज्ञान पे, उनकी कलाओं के ज्ञान पे मैं एक एक करके एक श्रृंखला दूँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और आर्थिक मदद भी करते रहिएगा ताकि गाड़ी चलती रहे। तुम्हारे दर्शन